Welcome to the channel. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने देखा कि किस तरह एक फ्लावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा था कि प्लांट्स में जो हैं ये नए सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं और यही सीड्स आगे चलकर फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब जो सीड का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है इसको हम वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल गेमिटोफाइट में हुई थी उसमें जाइगोट बना जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और इसके अलावा जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स के सीड्स की बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे जाते हैं। एक तो है एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना, दूसरा है एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म से बना और तीसरा है सीड कोट जो कि ओव्यूल की वॉल से बना और ओव्यूल की वॉल को टर्म किया जाता है इंटीग्यूमेंट। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो हमारे पास डिप्लॉयड था और एंडोस्पर्म का टिश्यू हमारे पास ट्रिप्लॉयड था जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ बने जो कि स्टोर्ड फूड के लिए हेल्प करेंगे और उसके अलावा सीड कोट बन जाएगा इंटीग्यूमेंट यानी कि वॉल ऑफ ओव्यूल से। थैंक यू फॉर लाइकिंग द प्रीवियस वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। चलें जी, बात करते हैं इंटीग्यूमेंट की। इंटीग्यूमेंट जो कि ओव्यूल की वॉल है इसमें से आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप करेगा एक हार्ड स्ट्रक्चर जो कि नर्म और नाजुक सीड को प्रोटेक्ट करेगा और ये स्ट्रक्चर है सीड कोट। इसे टेस्टा भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटीग्यूमेंट में से बनेगा। अब सीड कोट डिफरेंट तरह का हो सकता है। देखिए, अगर आपने कभी कोकोनट देखा हो तो उसका सीड बहुत ही थिक, बहुत ही हार्ड किस्म का होता है, ठीक है ना। ये सीड कोट ही है। लेकिन अगर आप पीनट देखें, मूंगफली को देखें तो इसका जो सीड कोट है वो बहुत ही थिन पेपर की तरह होता है। तो वेरी करता है कि जो सीड कोट है वो ज़्यादा थिक है या थिन है, लेकिन फंक्शन और काम जो है वो सीड कोट का बेसिक एक ही है कि इसने जो एम्ब्रियो है, ग्रोइंग एम्ब्रियो, इसको बचाना है ड्राई होने से और किसी भी किस्म की मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी से, चोट वगैरह लगने से। ज़ाहिर है विंड वगैरह चलती है तो सीड कोट का होना जो है वो अंदर मौजूद नर्म नाजुक सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो सीड कोट में एक हल्का सा निशान, एक हल्का सा स्कार, एक मार्क मौजूद होता है। इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पर सीड अपनी ओवरी वॉल के साथ अटैच रहता है, यानी कि अपने फ्रूट के साथ अटैच रहता है, इसमें से निकलता नहीं है। अब इस हाइलम को भी अगर एक एंड से गौर से देखें तो इसके एक एंड पे एक ख़ास किस्म की ओपनिंग मौजूद होती है जिसे कि माइक्रोपाइल कहा जाता है। डोंट फॉरगेट कि ये वही ओपनिंग है जहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कि आगे चलकर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होगी, जो पानी को एब्जॉर्ब करना होगा, वो भी इसी पार्ट के थ्रू होगा। चलिए जी, जो एक इमेच्योर प्लांट होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो है रेडिकल। रेडिकल जो है ये आर रूट से आप याद रख लें, रूट में डेवलप करेगा। आर इज़ फॉर रेडिकल एंड आर इज़ फॉर रूट। तो रेडिकल जो है एक पार्ट है एम्ब्रियो का और इसने आगे चल के क्या बनाना है, रूट बनानी है। उसके अलावा है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है ये आगे चलकर नए प्लांट की नई शूट बनाएगा, ठीक है ना। नया प्लांट फ़ौरन से तो नहीं बन जाएगा, तो जो पहली दफ़ा नई शूट बनेगी वो प्लूम्यूल में से बनेगी। और तीसरा पार्ट एक एम्ब्रियो का होता है 1 या 2 कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स को सीड लीव्स भी कहते हैं, यानी कि जो सीड के, जो बीज के अपने पत्ते होते हैं ख़ास किस्म के, उन्हें कॉटिलिडन्स कहा जाता है। ये 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अब ये जो कॉटिलिडन्स हैं इनमें 2 किस्म के स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं जहाँ से कि ये जुड़ा हुआ होता है। एक तो होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। एपी मीन्स अबव एंड हाइपो मीन्स बिलो। तो एपिकोटाइल क्या है, ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेम का जो कि कॉटिलिडन से ऊपर की तरफ मौजूद है। और हाइपोकोटाइल क्या है, ये ऐसा एम्ब्रियोनिक स्टेम है जो कि नीचे की तरफ मौजूद है। फिर बात करते हैं स्टोर्ड फूड न्यूट्रिएंट्स की। देखिए, सीड को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से लेगा? जो ख़ास तौर पे जो एंजियोस्पर्म्स के सीड्स हैं वो स्टोर्ड फूड लेते हैं एंडोस्पर्मिक टिश्यू से। ये पहले भी डिस्कस हो चुका कि एंडोस्पर्मिक टिश्यू का काम ही फूड को स्टोर करके तो सीड को या कॉटिलिडन्स को पहुँचाना है। अब ये जो स्टोर्ड फूड है ये स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है और इसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं।
हैं। और बहुत सारी सीड्स का जो एंडोस्पर्मिक फूड है इसको आमतौर पे एब्जॉर्ब किया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है कोटिलिडन्स के अंदर। ठीक है, कोटिलिडन्स जो हैं उन्होंने भी क्योंकि आगे चलकर प्रॉपर शूट्स वगैरह में डेवलप होना होता है। अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की। देखिए, सीड बन तो गया, सीड प्रोटेक्ट भी हो गया सीड कोट के थ्रू, लेकिन अब इसने मज़ीद आगे ग्रो करना है। तो कैसे करेगा? देखिए, सीड को ग्रो करने के लिए भी कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस चाहिए होती हैं। ये ऐसे ही ग्रो नहीं कर लेता, स्पेशल कंडीशंस होंगी तो ही ये फेवरेबल होंगी, इसके हक़ में बेहतर होंगी। जैसी लाइट इसको चाहिए होगी, जितना पानी की रिक्वायरमेंट इसको होगी, तो फिर ही ये प्रॉपर्ली ग्रो करेगा। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जर्मिनेशन का जिसमें एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता एक सीडलिंग में डिवेलप कर जाता है। और जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियो पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोख कर लेता है और फिर फूल जाता है। अब फूलने की वजह से इसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट होके स्प्लिट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। अब जैसे ही सीड कोट रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तो रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी रेडिकल में से। ठीक है, सबसे पहले निकलेगी रूट, और जैसे जैसे मज़ीद इसमें एब्जॉर्प्शन होती जाएगी न्यूट्रिएंट्स की और पानी की सॉइल में से, तो फिर अब क्या होगा? अब जो है वो प्लूम्यूल में से छोटी सी एक शूट डिवेलप कर जाएगी, बाहर की तरफ निकल आएगी। अब ये सॉइल में से बाहर भी आ सकती है और सॉइल में से अंदर भी रह सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन इसमें हम फिर देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि शूट ज़मीन से या सॉइल से बाहर आएगी या सॉइल के अंदर आएगी। तो ये है, इसमें हम बताएंगे कि जर्मिनेशन की 2 टाइप्स हैं ये। एक तो है एपिजियल जर्मिनेशन और दूसरी है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल भी इसी तरह अबव से और हाइपोजियल बिलो से टर्मिनेट जो है वो टर्म किया जाता है या डिराइव किया जाता है। देखिए, एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब है कि जो हाइपोकुटाइल इलोंगेट होगा, पहले थोड़ा सा हाइपोकुटाइल जो है वो बड़ा होगा और फिर एक हुक बना देगा, ऐसे जैसे आप फिंगर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें तो एक हुक बन जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो कोटिलिडन्स थे, जो लीव्स थे, सीड के जो लीव्स थे, वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी सॉइल से बाहर निकल आएंगे। आमतौर पे बीन्स, कॉटन और पपाया में जो है वो एपिजियल काइंड ऑफ जर्मिनेशन देखी जाती है। अब जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है ये क्या है कि जो एपिकोटाइल है वो इलोंगेट तो करेगा, हुक भी बनाएगा, लेकिन ये कोटिलिडन से थोड़ा सा नीचे की तरफ रहकर बनाएगा, जिसकी वजह से ये सॉइल में से बाहर नहीं आ सकेगा, बल्कि अंडरग्राउंड रहते हुए ही जो है ना इसकी ग्रोथ होना मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी। इसने अंदर की तरफ रहना है। तो इसमें आमतौर पे पी, मेज़ और कोकोनट वगैरह जो हैं वो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, तो एपिकोटाइल में क्या है कि प्रॉपरली कोटिलिडन सॉइल से अबव आ जाएगा, और यहाँ हाइपोजियल में आप देखें कि बेशक जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोटिलिडन ने सॉइल के अंदर नीचे की तरफ ही रहना है, इसने सॉइल से ऊपर उस तरह से नहीं आ सकना। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी ख़ास कंडीशंस हैं जिसमें सीड की जर्मिनेशन की जो है वो ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सकती है। देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की कंडीशंस फेवरेबल होना ज़रूरी हैं। फेवरेबल मींस अच्छी होना ज़रूरी है। देखें, आप जब बेबी थे, आपको अगर नॉर्मल कंडीशंस ना दी जाती, हार्श टेम्परेचर दिया जाता, बहुत गर्म टेम्परेचर या बहुत कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता, तो क्या कभी भी कोई बेबी ग्रो कर सकता था? नो। तो इसी तरह से सीड के साथ भी है कि कौन से ऐसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ 3 को ही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीड जो है वो ईज़िली जर्मिनेट कर सकता है। देखिए, एक तो है वाटर, यानी कि मॉइस्चर, कि जितना भी अगर तो पानी बहुत कम होगा, वाटर कंटेंट बहुत कम होगा, तो सीड्स प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे। तो जितनी अच्छी पानी की अमाउंट ग्रोइंग सीड को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब करके तो हाइपोकुटाइल या एपिकुटाइल की इलोंगेशन में हेल्प करवाएगा, और साथ ही साथ स्टोर्ड फूड की डाइजेशन में भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज होनी होती है, तो ऑक्सीजन जो है जितनी ज़्यादा इर्द गिर्द सॉइल में एक सीड को या एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को अवेलेबल होगी, उतना ही अच्छे तरीके से
जो सीड है वो ग्रो कर सकेगा। अगर तो सॉइल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है तो वो सीड ग्रो नहीं कर सकेगा, चाहे उसको पानी अच्छा मिल जाए, चाहे उसको लाइट अच्छी मिल जाए, चाहे उसको टेम्परेचर अच्छा मिल जाए। अच्छा, फिर पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर का। देखिए सीड्स जो हैं इनमें भी वेरिएशन है। मुख्तलिफ सीड्स को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर किसी भी सीड की ग्रोथ में हेल्प नहीं करवा सकता। और आम तौर पे जो एक नॉर्मल रेंज है सीड्स की ग्रोथ के लिए वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यानी इन टेम्परेचर रेंजेस के बीच में किसी भी किस्म का सीड बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर सकता है, यानी कि ग्रो कर सकता है। और लाइट है, लाइट भी आपको पता है कि हर सीड के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है। कुछ सीड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, कुछ सीड्स को थोड़ी कम लाइट चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए। सो लाइट्स ऑल्सो डिपेंड। चलें जी, सब कंडीशंस तो फेवरेबल हैं। तो जब तक ये सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, अच्छा पानी है, अच्छी ऑक्सीजन है, प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर टेम्परेचर है, तब तक तो सीड अच्छे तरीके से ग्रो कर लेगा। ठीक है, चाहे उसने सीड जो है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करना है या उसने ग्राउंड के नीचे ग्रो करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेवरेबल ना हो तो फिर सीड ग्रो नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इस स्टेट में कोई ग्रोथ नहीं होती है किसी भी किस्म के सीड की, और इस स्टेट को कहा जाता है डॉर्मेंसी। तो दिस इज़ कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। और ये सीड वेट करता है, ये मरता नहीं है, ये समझें कि स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है और वेट करता है कि कब सूटेबल कंडीशंस वापस आएँ और कब ये सीड अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।